Hi guys, welcome back to Devos Commerce Classes. Guys, आज के सेशन में हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट उठाएंगे। गाइस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपका सब्जेक्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे क्योंकि ये आपके कॉमर्स और मैनेजमेंट का वन ऑफ द फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स है। आप चाहे बीबीए के स्टूडेंट हो, चाहे बीकॉम के स्टूडेंट हो, चाहे एमबीए कर रहे हो, चाहे एमकॉम कर रहे हो, या चाहे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट हर किसी एग्जाम में, हर किसी कोर्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। और कोई दूसरी टीचिंग एग्जाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हर एग्जाम में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है गाइस। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि ये आपके आगे आप पर्सनल इन्वेस्टिंग करेंगे, कुछ आप ट्रेडिंग वगैरह करेंगे, या फिर आप अगर आगे फाइनेंस में अपना कुछ करियर ग्रोथ करना चाहते हैं, इन लेट्स से आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते हैं, तो भी आपके जो सब्जेक्ट है काफ़ी काम आएगा। तो यू मस्ट नो द बेसिक्स ऑफ फाइनेंस। इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में गाइस, ये ज़्यादा आपका लंबा सब्जेक्ट नहीं है, बट इसमें 6 से 7 टॉपिक्स हैं। ठीक है, एंड सारे टॉपिक्स आपके इक्वली इम्पोर्टेंट और इक्वली हैवी है। बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं इसमें, इसलिए शायद बच्चों को ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बट गाइस ट्रस्ट में, जितना मुश्किल सब्जेक्ट लगता है उतना ही स्कोरिंग है। बहुत बच्चों को मैंने इसमें फुल लाते हुए भी देखा है। चिंता मत करो, आपके भी आ सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा सिंपल बनाने की देर है। तो गाइस, आज की क्लास में ना हम लोग डिविडेंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये डिविडेंड जो टर्म है ये आपने पहले भी सुनी होगी। ये डिविडेंड क्या होता है, कहाँ से आया, आपने अपने स्कूल टाइम में टर्म डिविडेंड कहीं देखी होगी। ठीक है, या फिर अपने फैमिली मेंबर्स को या फ्रेंड्स को बोलते हुए सुना हो कि आज मेरे को इतना डिविडेंड मिला, इस कंपनी से इतना मिला। तो गाइस, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि डिविडेंड होता क्या है, आता कहाँ से है। तो गाइस, सबसे पहले जो आपका ईबीआईटी, ठीक है, ये आपका जो ईबीआईटी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, बेसिकली क्या होता है कि जब भी कंपनी की सेल्स होती है ना, सेल्स में से जब वो अपनी सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह माइनस कर देती है, तो जो भी उसके पास जो रिजल्टिंग फिगर उसके पास जो बचती है, ठीक है, मतलब कि ऐसा प्रॉफिट उसके पास जब बचता है जिसमें से अब सिर्फ उसको अपने फाइनेंशियल क्लेम्स और टैक्स को ही पे ऑफ करना है, उस ऐसी प्रॉफिट की फिगर को हम लोग बोलते हैं क्या, ईबीआईटी या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, कि मतलब जो कंपनी है वो अपनी सेल्स में से सारी अपनी दूसरी कॉस्ट को हटा चुकी है, अब उसके पास जो प्रॉफिट बच रहा है अब उसमें से वो आउटसाइडर्स के क्लेम्स को और टैक्स को निपटाएगी। ठीक है, तो ऐसी रिजल्टेंट फिगर को हम लोग ईबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बोलते हैं। ईबीआईटी को अगर हम लोग एक्सपांड करें तो होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो आप एज्यूम करो कि जो पूरा ये वाला जो बॉक्स है ना, ये आपका है ईबीआईटी या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इसमें से इन अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, इंटरेस्ट आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट को पे ऑफ करेंगे। इंटरेस्ट किसको जाएगा, डेट होल्डर्स को जाएगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट चला गया, फिर जो बाकी का प्रॉफिट बच गया वो टैक्स जाएगा। टैक्स किसको जाएगा, आपकी गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, उसके बाद टैक्स भी चला गया, फिर हमारा जो बचता है, ये बचता है हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड किनको जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जाता है। और फिर भी अगर कंपनी के पास प्रॉफिट बच जाता है तो उसके पास एक क्वेश्चन रहता है कि क्या वो उस प्रॉफिट को रिटेन करे या फिर वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे इन कैश में। किसको, इक्विटी वालों को। ठीक है, जो भी उसके इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट करे या फिर वो अपने पास रिटेन करके रखे। तो गाइस, ये जो क्वेश्चन है ना, इसी क्वेश्चन के ऊपर बेसिकली आपका पूरा चैप्टर बेस्ड है कि रिटर्न रिटेन करके रखना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर फर्म को इंडिफरेंट होना है दोनों के बीच में। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा चैप्टर आपके इसी क्वेश्चन पर ही बेस्ड है। अब गाइस, और थोड़े कॉन्सेप्ट समझते हैं हम आगे। अब यहाँ पर मैंने आपकी डिविडेंड की जब बात की, तो डिविडेंड में हमने देखा कि एक तो हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड भी होता है और एक हमारा इक्विटी डिविडेंड भी होता है। जो आपका प्रेफरेंस डिविडेंड होता है वो हमारा हमेशा फिक्स रेट पे मिलता है। ठीक है, आपने जैसे बैलेंस शीट में भी देखा होगा कि जो प्रेफरेंस डिविडेंड है, जैसे बैलेंस शीट में देखा है कि 10% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, एक कंपनी ऑफ ₹1,00,000, तो एक कंपनी के पास 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹1,00,000 है। तो अगर प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है प्रेफरेंस डिविडेंड। 10% इंटू 1,00,000, 10,000 यानी कि
हमारा क्या आ गया, प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया। तो एक तो हमारा हो गया प्रेफरेंस डिविडेंड और दूसरा हमारा क्या होता है, इक्विटी डिविडेंड। ठीक है, इक्विटी डिविडेंड जो कि आपके रेसिडुअल ओनर्स को मिलता है, इक्विटी इन्वेस्टर्स को मिलता है। ठीक है, अगर लास्ट में प्रॉफिट बचता है तो। अब इक्विटी डिविडेंड में भी आपके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो आपका कैश डिविडेंड होता है, ठीक है, और एक आपका स्टॉक डिविडेंड बोल लो या स्क्रिप्ट डिविडेंड बोल लो या फिर बोनस शेयर्स बोल लो। यानी कि ऐसा डिविडेंड होता है जो कि आपको कैश में ना मिलके आपको स्टॉक में मिलता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे कंपनी क्या करती है, जब उसके पास एक्सेस प्रॉफिट्स होते हैं ना, तो प्रॉफिट्स को वो कैपिटलाइज कर देती है। ठीक है, प्रॉफिट्स को वो अपने कैपिटल में बदल देती है। कैसे, अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी इन्वेस्टर्स को एडिशनल शेयर्स इशू करके फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो एडिशनल शेयर्स इशू करती है अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को इन सम प्रपोर्शन। ठीक है, तो जब वो ऐसा करती है तो हम लोग बोलते हैं स्टॉक डिविडेंड या बोनस शेयर्स या फिर स्क्रिप्ट डिविडेंड। तो गाइस, जब भी कंपनी बोनस शेयर इशू करती है ना, तो हमेशा वो कैप, तो इसका मतलब है कि अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रही है। ठीक है, अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रही है। और इससे क्या होता है कि इससे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ जाते हैं, लेकिन इससे कोई भी वैल्यू ऑफ फर्म पे चेंज नहीं आता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म पे चेंज नहीं आता, क्यों? क्योंकि देखो, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े तो है, लेकिन साथ में हमारा जो मार्केट प्राइस है वो भी कम हो गया है। तो बेसिकली गाइस देखो, आप जब भी डिविडेंड को इशू करते हो ना, तो आपकी जो बुक वैल्यू होती है, देखो मान लो जैसे एक आपका शेयर था, 100 रुपीज का आपका एक शेयर था। ठीक है, 100 रुपीज बेसिकली क्या थी, उसकी बुक वैल्यू मान सकते हो या फेस वैल्यू उसकी थी। ठीक है, एक शेयर आप पहले आपका 100 रुपीज का हुआ करता था। अब जब कंपनी ने बोनस शेयर भी इशू कर दिए, ठीक है, एडिशनल बोनस शेयर भी इशू कर दिए अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को, तो अब क्या हुआ कि कंपनी ना क्या करेगी कि बोनस शेयर्स कैसे इशू होंगे कि ये जो 100 रुपीज का एक शेयर था ना पहले, अब ये बेसिकली स्टॉक स्प्लिट की तरह होता है। स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है कि हमारा जो एक शेयर है वो डिवाइड हो जाता है इनटू मल्टीपल शेयर्स। ठीक है, तो कंपनी ने यही किया कि इस 100 रुपीज के वन शेयर को उसने डिवाइड कर दिया 50 रुपीज के दो शेयर में। ठीक है, 50 रुपीज के दो शेयर में। तो देखो, अब ये बेसिकली बोनस शेयर कैसे हुआ कि इन्वेस्टर के पास पहले सिर्फ एक ही शेयर था। ठीक है, पहले सिर्फ एक ही शेयर था, अब कंपनी ने जब एक और शेयर इशू कर दिया तब उसके पास ये दो शेयर हो गए। तो अगर हम लोग अमाउंट की बात करें, तो अमाउंट पहले भी उसके पास 100 रुपीज का ही था शेयर, और अब भी 50 + 50 100 रुपीज का ही उनकी ही शेयर होल्डिंग है। बस यहाँ पे हुआ क्या है कि शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं लेकिन बुक वैल्यू डिक्रीज हो गई है। तो बुक वैल्यू पर शेयर डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर बुक वैल्यू डिक्रीज हो गई, अर्निंग्स पर शेयर भी डिक्रीज हो जाएगी, और सिमिलरली हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर भी डिक्रीज हो जाएगा। अब मान लो इसी इसी शेयर का मार्केट प्राइस था 120 रुपीज, मार्केट में 120 रुपीज पे ट्रेड हो रहा था। जब कंपनी ने बोनस शेयर इशू किए, तो ये एक शेयर दो शेयर में बढ़ गया। ठीक है, 60 रुपीज के केस के दो शेयर में। तो कंपनी, तो उस इन्वेस्टर के पास पहले एक शेयर था, लेकिन अब 120 रुपीज में ही उसके पास दो शेयर हो गए हैं। तो यानी कि बोनस शेयर इशू करने से हो क्या रहा है कि मार्केट प्राइस जो है वो वैसे तो कम हो गया, लेकिन कहा जाए देखो अब होगा क्या कि अब एक शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो कम हो गया है। ठीक है, तो अब इस कम मार्केट प्राइस में होगा क्या कि और जो इन्वेस्टर्स थे जो कि लेट्स से 120 रुपीज के एक शेयर को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो अब 60 रुपीज के एक शेयर को अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट प्राइस कम हो गया है ड्रास्टिकली। तो वो सारे शेयर होल्डर्स आएंगे और डिमांड करेंगे इस कंपनी के शेयर को, क्योंकि अब उसका शेयर का प्राइस कम हो गया, तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपको पता है कि हमारा बेसिकली जो मार्केट प्राइस होगा फिर से इंक्रीज करने लग जाएगा। ठीक है, तो मार्केट प्राइस यहाँ पे बोनस शेयर्स इशू होने से सबसे पहले तो वो डिक्रीज करता है। फिर अगर डिक्रीज करता है तो उसकी ऐसे शेयर की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, इन्वेस्टर्स डिमांड करने लग जाते हैं ऐसे शेयर को मार्केट में, और फिर उस मार्केट प्राइस इवेंचुअली हमारा बढ़ने लगता है। ठीक है, मार्केट प्राइस हमारा बढ़ने लगता है। तो मान लो हमारा जो बेसिकली देखो अब हो क्या रहा है कि ये वाला जो हमारा जो ये वाला जो इन्वेस्टर है उसके पास अभी 60 रुपीज का भी शेयर है। ठीक है, 60 रुपीज का शेयर था, ये दोनों 60 रुपीज का, उसके पास दो शेयर हैं। तो लेट्स से अब अगर मार्केट प्राइस इसका बढ़ने लग गया, ठीक है, मान लो ये 60 इन्वेस्टर्स ने, ज़्यादा इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने डिमांड की
और 80 80 हो गया, ठीक है। यानी कि 60 रुपीज़ की उसके पास 2 शेयर है और अब 80 तो यानी कि अब उसको कैपिटल गेन हो गया है। 80 प्लस 80 कितना हुआ, 160 हो गया। तो पहले उसके पास 120 रुपीज़ का शेयर था, ठीक है, 2 शेयर। अब वही 160 रुपीज़ के 2 शेयर है उसके पास, यानी कि उसके 40 रुपीज़ का कैपिटल गेन हो रहा है। ये चीज़ समझ में आई आपको? तो बोनस शेयर से अल्टीमेटली होगा क्या कि बोनस शेयर्स अगर होंगे इन्वेस्टर्स के पास तो कैपिटल गेन हो जाएगा उसको, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ समझना आपको बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी हम लोग अपने आगे डिविडेंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो कि अगर इन्वेस्टर के पास बोनस शेयर्स हो तो उसको कैपिटल गेन कैसे होगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर अब हम लोगों ने देख लिया है कि स्टॉक डिविडेंड या बोनस डिविडेंड क्या होता है, स्क्रिप्ट डिविडेंड क्या होता है, कैसे काम करता है। देखिए, कंपनी एडिशनल शेयर्स इशू करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करती है। और उससे होता क्या है कि जब वो एडिशनल शेयर्स को इशू करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो बेसिकली उसका उनके जो उनका एक शेयर मल्टीपल शेयर में डिवाइड हो जाता है। और डिवाइड होने से उनका जो मार्केट प्राइस होता है पर शेयर वो भी पहले तो कम होता है, लेकिन जब वो कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है उस कंपनी के शेयर की, और ज़्यादा इन्वेस्टर्स आते हैं उसको खरीदने के लिए, और इवेंचुअली वो मार्केट प्राइस बढ़ जाता है। देखो, जब मार्केट प्राइस वन शेयर का बढ़ जाता है तो हमारे जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको एक तरह से कैपिटल गेन हो जाता है, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो गाइस अब देखो, एक क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम लोग इस चैप्टर में डिविडेंड की बात करेंगे तो कौन से डिविडेंड की बात करेंगे। हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड भी है, ठीक है, हमारे पास इक्विटी डिविडेंड भी है। इक्विटी में भी हमारे पास कैश डिविडेंड हो गया है, ठीक है, एक हमने देखा कि स्टॉक डिविडेंड हो गया है। तो अब हम लोग कौन से डिविडेंड की बात करें। तो गाइस देखो, अब हमें यहाँ पे बेसिकली हमें वो डिविडेंड लेना है, ठीक है, जो कि हमें अपने डिविडेंड को वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है, वो हमें डिविडेंड लेना है जो कि हमें वैल्यू ऑफ फर्म को डिटरमिन करने में हेल्प करे, ठीक है। तो देखो गाइस, वैल्यू ऑफ फर्म जो है, फर्म किसकी होती है, ओनर्स की होती है, या ओनर्स की होती है, ठीक है। ओनर्स कौन होते हैं, हमारे इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं। तो बेसिकली जो भी हम लोग डिविडेंड लेंगे वो हम लोग इक्विटी डिविडेंड ही लेंगे, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड यानी कि हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग जब भी बात करेंगे तो इक्विटी डिविडेंड की ही बात करेंगे। अब इक्विटी डिविडेंड में भी कौन सा, कैश डिविडेंड या फिर स्टॉक डिविडेंड। तो गाइस देखो, हम लोग को जब भी वैल्यू ऑफ फर्म को डिटरमिन करना है, ठीक है, तो यानी कि वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब क्या हुआ कि एक तरह से हमें वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर को डिटरमिन करना है, ठीक है। अगर हमें वैल्यू ऑफ शेयर मिल जाएगी तो उससे हम लोग वैल्यू ऑफ फर्म को डिटरमिन कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो बेसिकली वैल्यू ऑफ फर्म को डिटरमिन करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास वैल्यू ऑफ शेयर होना चाहिए। और अगर आपको याद हो, आपने पहले भी ये पढ़ा होगा कि किसी भी सिक्योरिटी की अगर हमें वैल्यू निकालनी होती है तो कैसे निकालते हैं। किसी भी सिक्योरिटी की, या अगर हमें मार्केट वैल्यू बोल लो, या फिर अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इकोनॉमिक वैल्यू, या अगर हमें किसी भी सिक्योरिटी की इकोनॉमिक वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे कि उस सिक्योरिटी से फ्यूचर में होने वाले जितने भी एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं उन सब की हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। जो सिक्योरिटी से फ्यूचर में होने वाले जितने भी कैश फ्लोज हैं हम लोग उन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा है, कैश फ्लोज, इस टर्म पे आप फोकस करना कि जो भी कैश फ्लोज उस सिक्योरिटी से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ इतने होंगे उस सिक्योरिटी से फ्यूचर में, उस सारे कैश फ्लोज की हम लोग जब प्रेजेंट वैल्यू निकाल देते हैं तो उसी प्रेजेंट वैल्यू को हम लोग उस सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू या फिर इकोनॉमिक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो अब शेयर में क्या कैश फ्लो होगा, डिविडेंड होगा, ठीक है। डिविडेंड कैश फ्लो की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यानी कि डिविडेंड भी कैसा, कैश डिविडेंड, ठीक है। तो अगर हम लोग शेयर की बात कर रहे हैं तो शेयर के ऊपर हमें जो जो भी कैश डिविडेंड मिलने वाला है फ्यूचर में उन सब की जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, उस शेयर की वैल्यू, ठीक है। इसलिए हम लोग जब यहाँ पे बात करेंगे ना, हम लोग इक्विटी में भी कैश डिविडेंड की बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली डिविडेंड, यहाँ पे डिविडेंड चैप्टर का मतलब है कि कैश इक्विटी डिविडेंड, ठीक है, ना ना प्रेफरेंस डिविडेंड ना स्टॉक डिविडेंड, बल्कि कैश डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर जो कि हम लोग पे करते हैं। तो हम हमारा ताल्लुक यहाँ पे इस
कैश इक्विटी डिविडेंड से होगा, बाकी सारे डिविडेंड्स को आपको इग्नोर करना है। आई होप आई एम क्लियर गाइस। तो गाइस आज की क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने मॉडल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस।